हाँ बच्चों, देखो जैसे हमने कल सीखा था प्रेसी राइटिंग में, यही तो सीखा था हमने कि जब भी हम लिखने का शुरुआत करें तो जो स्टार्टिंग के वर्ड्स होते हैं या कंक्लूजन्स के वर्ड होते हैं, देखो आपने बिल्कुल वही कॉपी पेस्ट करने का शुरू किया। जैसे म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑन एम्प्लॉयज एंड देयर वर्कर्स, ये भी वही हो गया। और ड्यूरिंग अर्ली सिविलाइजेशन स्मॉल साइज ऑफ रूलर किंग प्रीस्ट्स एंड मिलिट्री लीडर्स, ये सब वहीं से हम उठा के तो लिख दिए हैं। एग्जामिनर इस पे खुश नहीं होगा। एग्जामिनर यही यही जो कमी है बच्चों को रोकती है पास होने से, नंबर ज़्यादा लाने से। क्योंकि कभी भी कॉपी, इसको हम बोलते हैं कॉपी पेस्ट। आपने चीज़ें देखी वहाँ पे जो पैसेज में लिखा था, और वही पैसेज को आपने लिखना शुरू कर दिया, तो ये इम्प्रेशन जो है एग्जामिनर पे अच्छा नहीं जाएगा। इम्प्रेशन हम क्रिएट कर ही नहीं रहे हैं। कब क्रिएट होगा? जब आप न्यू वर्ड्स लिखेंगे, न्यू शब्द लिखेंगे और वो अपने होंगे। शुरुआत के कम से कम और अंत के कम से कम आपके अपने शब्दों से होना चाहिए। यदि आप अपने शब्द नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको कम नंबर देगा ही देगा। क्यों? क्योंकि प्रेसी होती ही है कि दूसरी के बात को अपने शब्दों में वर्णन करना, ताकि मेरा ऑफिसर मेरी बातों को समझ सकता है। वो दूसरे के लिखे हुए बात को डिटेल में जानने के लिए टाइम नहीं है उसके पास। मेरा ऑफिसर है, मेरे ट्यूनिंग को, मेरे शब्दों को, मेरी कही हुई बात पे वो ज़्यादा बिलीव करेगा। इस ज़रूरत होगी तो डिटेल में लेटर तो पढ़ा ही हुआ है, डिटेल में सारी चीज़ें तो पढ़ी हुई हैं, पढ़ लेगा। तो इस बात पे फोकस करना बच्चे, नहीं तो ये प्रेसी राइटिंग आपका हल्का हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? स्टार्टिंग के और एंड के सेंटेंस आपके अपने होने ही चाहिए। इसमें कहीं से भी मेहनत करो, कभी थिंकिंग थोड़ी सी सोचो, लैंग्वेज इम्प्रूव करो, कुछ भी करो, यही तो प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो कॉपी पेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करनी है। स्टार्टिंग के और एंड के आपकी अपने शब्दों पे कमांड रखो, नए शब्द जोड़ो, नई बात सोचो, कुछ भी कहो, बट ये न लगे, क्योंकि वो शुरू से ही पढ़ के थोड़ा सा आइडिया लगा देते हैं ये आगे क्या लिखा होगा, क्योंकि इतनी कापियाँ चेक करनी होती हैं और कम समय में चेक करना होता है, तो सारा अंदर नहीं चेक कर पाते हैं। स्टार्टिंग से पकड़ में आ जाता है किसने क्या लिखने की कोशिश किया होगा। इज इट क्लियर नीलम, ये बात समझ में आई? कभी भी प्रेसी राइटिंग में हमें अपने शब्दों से शुरुआत करनी चाहिए, अपने शब्दों से एंडिंग करनी चाहिए। बीच में कहीं आपको मान लो सेंटेंस बनाने नहीं आ रहा है, तो आप नए शब्द नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, तो थोड़े बहुत शब्द उनके अंदर के ले लो, वो चलेगा। लेकिन बिल्कुल ही एकदम हूबहू कॉपी पेस्ट के स्टाइल में हम करने लगे, वो नंबर नहीं देगा। ठीक है ना बच्चे, ये ध्यान रखना है, तब जाके हमें नंबर ज़्यादा मिलेगा। दूसरा है अपना, सुमित के भी शब्द अच्छे आए थे। सुमित का था कि सुमित ने कहाँ भेजा था? सुमित अलग से भेजे थे बच्चे आप, या ग्रुप में डाले थे? ग्रुप में ना, ये था आपका, हाँ। सुमित का मैं देखा था, ठीक था सुमित का भी। इन्हीं के हमें प्रैक्टिस करनी है, अपने से शब्दों का संयोजन हो जाए। देखो इसने देखो स्टेटस ऑफ लेबर, तो देखो सम टाइम्स एगो सोसाइटी हैव टू टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज, किंग, प्रीस्ट, मिलिट्री एंड लेबर्स। तो थोड़ा बहुत कुछ, जैसे उसमें क्या था कि डिपेंडेंसी ऑन देयर ओन
ईच अदर, कुछ ऐसे था। तो थोड़ा बहुत इसने डेविएट करने की कोशिश की है, इसलिए मैंने इसको नंबर दिए हैं। स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा भी डेविएट करने की कोशिश की है, लेकिन ये सारे जो अप्रोच हैं वो डर डर के अप्रोच हैं, कि मैं शायद डरने वाले अप्रोच है कि मैं शायद जो है जो लिख रहा हूँ वो सही नहीं है, और जो अ, इसमें लिखा गया है अपना पैराग्राफ में, जो जिसको देख के हमें लिखना है, जिसको समराइज करना है, तो वो शायद सही है। ये भावना ठीक नहीं है। भावना हमारी होनी चाहिए कि पहला सेंटेंस तो हम कहीं से भी लिख दें, बट इनके लैंग्वेज से मिलता जुलता ना लिखें, है ना। ये भी अच्छा लाइन है, आगे एक्सप्लेनेशन अच्छे चले हैं। तो कोशिश तो बंदे ने किया है, इसलिए मैंने इसको 70% दिया। इसमें भी ए गुड मैन हैव दिस क्वालिटीज लाइक नो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वाइड यूजेज ऑफ बैड लैंग्वेज, ये सब ठीक है, हमें करना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों आपके अच्छे हैं। लेट अस कम टू द एग्जाम्पल, जो अलाउंडस ने जो नोट लिखे हैं उसके नोट्स को पढ़ते हैं। देखो, इसको आप पढ़ोगे, आप एक बार और फिर से पढ़ना इसमें, जो हम कल सीखे थे, कि भाई इसमें देखो कहीं भी वो चीज़ की जिक्र है ही नहीं कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है इन अर्ली सिविलाइजेशन, हमने इन अर्ली सिविलाइजेशन किया ही नहीं। ठीक है ना। इसी तरह देखो, ये क्वेश्चन है, एवरी बॉडी नोज दैट व्हाट ए गुड मैन मीन्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड मैन। अब देख रहे हो, कहीं कुछ स्टार्टिंग इनकी है ही नहीं, कहीं इनके जो शब्द हैं वो बाद में से शुरू हो रहे हैं, तो ये ठीक है। और एक आध देख लेते हैं कि एज अर्ली एज 6th or 7th century BC, Panini wrote his great grammar of Sanskrit language. He mentions previous grammars, and already in his time Sanskrit had crystallized and become the language of an ever-growing literature. Panini book is something more than a mere grammar. अब ये बताना चाहता है कि छठी या सातवीं इस शताब्दी ईसा पूर्व ग्रामर संस्कृत का लिखा गया, वो इम्पोर्टेंट एक लैंग्वेज थी संस्कृत, और इस ग्रामर में जो बातें कहेंगी वो बिल्कुल क्लियर लिखी गई थी, ताकि इस लिटरेचर को अच्छा ग्रो किया जा सके, संस्कृत लिटरेचर को। और पाणिनि की बुक जो थी, जो पाणिनि ने लिखा था, वो केवल ग्रामर ही नहीं थी, ग्रामर से भी ऊपर थी, एक तरह से शब्दकोश कह लो या स्टाइलिंग ऑफ वर्ड कह लो, ऐसी थी। और टू हैव डिस्क्राइब बाय द सोवियत प्रोफेसर द चेराबैट्स्की, है ना, ऑफ द लेनिनग्राड। तो सोवियत प्रोफेसर ने भी इसकी काफ़ी प्रेज़ की थी इस किताब के बाद में, कि ये बहुत ग्रेटेस्ट प्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन माइंड है। Parni is still the standard authority on Sanskrit grammar. Through subsequent grammarians have added to it and interpreted it. It is interesting to note that Parni mentions the Greek script, है ना। पाणिनि ने ग्रीक स्क्रिप्ट से मिलती-जुलती बात पे भी लिखा है। It is interesting to note that Parni mentions the Greek स्क्रिप्ट, ग्रीक वालों ने भी अपने जो लिखते थे लैंग्वेज, उनसे भी चीज़ों को मेंशन किया है पाणिनि ने अपने संस्कृत ग्रामर में। सो दिस इंडिकेट्स दैट देयर वर सम काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड ग्रीक्स लॉन्ग बिफोर अलेक्जेंडर केम टू द ईस्ट। तो इससे भी पता चलता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे इस तरह नहीं लिखी जाती थी कि कब शुरुआत हुई हिस्ट्री की, कौन कब आया, बट छोटे छोटे चीज़ों, छोटी छोटी जगहों पे एक दूसरे से मिलते जुलते यदि शब्द मिल जाते थे तो हम इंटर रिलेट कर लेते थे। तो पाणिनि ने जब ग्रीक के बारे में कुछ लिखा, तो ये सोचा जाता है कि अलेक्जेंडर चूँकि ग्रीक से ही था, तो वो उसको आने से पहले ही इंडिया और ग्रीक में कुछ रिलेशंस रहे होंगे, कुछ कॉन्टैक्ट रहे होंगे। तो हिस्ट्री हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं।
The study of astronomy was especially pursued and it often merged with astrology. तो बबीता, ये कौन सा टाइम है बच्चे ज्वाइन करने का? ना PC1 का टाइम है, ना PC2 का टाइम है ना? टाइम नहीं मिलता होगा ना? ये सबके साथ है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को दिक्कत होती है। बट दिस इज़ नॉट द वे। या तो मैं PC2 में सोच रहा हूँ, PC2 में आओगे तो PC2 में आओ, क्योंकि क्लास तो बीच में होती है ना, इसमें क्लैरिटी कहाँ से होती है? ओके, नेक्स्ट है, मैं यहाँ तक हमने पढ़ लिया। द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी वाज स्पेशली परस्यूड एंड इट ऑफन मर्ज्ड विथ एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोनॉमी जो होती है ना, नक्षत्र शास्त्र वगैरह, तो उसको वाज स्पेशली परस्यूड एंड ऑफन मर्ज्ड विथ एस्ट्रोलॉजी। तो जो ग्रह नक्षत्रों के बारे में पढ़ते हैं और जो तारों सितारों के बारे में पढ़ते हैं, वो एक दूसरों को मर्ज किया गया, एक दूसरे से चीज़ों को बताया गया कि तारे सितारे बढ़ते हैं तो ग्रह नक्षत्र बढ़ते हैं, या फिर इससे फ्यूचर के बारे में हम बता सकते हैं कि क्या इफेक्ट माइंड पे पड़ता है। तो इन स्टडीज़ को कंबाइन कर किया गया, मर्ज किया गया। मेडिसिन हैड इट्स टेक्स्ट बुक्स एंड देयर वर हॉस्पिटल्स। किताबें बननी शुरू हो गई हॉस्पिटल्स में भी, रोगों से रिलेटेड या उनके ट्रीटमेंट से रिलेटेड बातें कही गई। मतलब कि वो अब शिक्षा शास्त्र के साथ साथ चिकित्सा शास्त्र में जाने लगे, है ना? ये सब अ, इसी लिटरेचर का ही बेनिफिट्स है ना? धन्वंतरी इज द लेजेंडरी फाउंड ऑफ द इंडियन साइंस ऑफ मेडिसिन। और धन्वंतरी इंडियन मेडिसिन साइंस के फाउंडर कह लो, या जनक कह लो, या ओरिजिनेटर कह लो। So the best known old textbook, however, date from the early centuries of the Christian era। तो क्रिश्चियन एरा के अर्ली सेंचुरी से भी धन्वंतरी का हमें इंडिकेशन मिलता है कि ऐसा उन्होंने लिखा था। दिस आर बाई चरक ऑन मेडिसिन एंड सुसूत्रा बॉर्न सर्जरी, है ना? तो चरक ने फिर ये जो जो बातें लिखी मेडिसिन के बारे में या चिकित्सा अपनी सर्जरी के बारे में, तो उसमें उन्होंने चरक इज सपोज टू हैव बीन द रॉयल कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्का हु हैड हिज कैपिटल इन द नॉर्थ वेस्ट। और ऐसा माना, ऐसा इसमें क्लियर हो रहा है कि जो कनिष्क थे राजा, उनके राज दरबार में जो उनका कैपिटल नॉर्थ वेस्ट में हुआ करता था, ये उनके एक रॉयल कोर्ट के एक मेंबर थे, चरक संहिता के लिए जो लिखा गया है। तो these टेक्स्ट बुक्स enumerate a large number of diseases and give methods of diagnosis and treatment। तो ये जो बुक्स थी, जो चरक संहिता लिखी गई, तो इससे ये पता चलता है कि बहुत सारे रोग क्या हैं और उनका कैसे विश्लेषण करते हैं, कैसे डायग्नोसिस करते हैं कि कैसे क्या क्या बीमारी हुई है, कैसे कैसे डेवलप की है और उसका उपचार क्या होगा। So they deal with surgery, obstetrics, baths, diet, hygiene, infant feeding and medical education। तो वो सारी चीज़ें, कैसे चिकित्सा में आपको सर्जरी करनी है या हेल्थ को कैसे ध्यान रखना है, खाने पीने पे, हाइजीन पे, बच्चों से रिलेटेड उनको कैसे परवरिश करनी है, उनको पिलाना, मेडिकल एजुकेशन, ये सारी चीज़ें इसमें एक तरह से कंप्लीट सोसाइटी की भी बुक थी और मेडिकल की कंप्लीट बुक थी। ठीक है ना बच्चे? तो ये चरक संहिता का ये डेवलपमेंट बता रहे हैं। नेक्स्ट इसमें था कि ओके, कहाँ चले गए? ओके, दीज आर बाय ओके, दे डील विथ सर्जरी। ओके, यहाँ तक हम द अप्रोच वाज एक्सपेरिमेंटल एंड dissection of dead bodies was being practiced in course of surgical training। तो देखो, अभी भी जैसे मेडिकल के बच्चे जो मेडिकल पढ़ाई करते हैं,
वो भी डेड बॉडीज़ पे अपना प्रैक्टिस करते हैं, तो वो अप्रोच वहीं से शुरुआत हो गई थी, है ना? चरक संहिता में ये सारी चीज़ें बताई गई थी। सो उस पे सर्जिकल की ट्रेनिंग होती थी, कैसे सर्जरी करनी चाहिए। वेरियस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर मेंशन्ड बाय सुसूत्रास as well as operations including amputation of limbs, abdominal, cesarean section, cataracts, etc. Wound were sterilized by fumigator। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि मेडिकल में आप देखते हैं कि किसी के हाथ पाँव दूसरे लगा देने, मतलब आर्टिफिशियल्स, या पेट से रोग संबंधी या सिजेरियन, पेट में से बच्चे निकालने का जो तरीका होता है, या आई का जो ऑपरेशन होता है, कटरैक्ट्स, तो इन सारी चीज़ों को उसमें सुसूत्रास में मेंशन्ड है। और जैसे घाव, चोट को कैसे पोंछना या उसको ठीक करना, ये सारा का सारा ट्रीटमेंट का उसमें मेथड्स बताए गए हैं। तो इन द थर्ड और द फोर्थ सेंचुरी बीसी देयर वर आल्सो हॉस्पिटल्स फॉर एनिमल। ये तो ह्यूमन बीइंग के थे। अब ये बता रहा है कि तीसरी चौथी शताब्दी पूर्व एनिमल के भी हॉस्पिटल थे। इंडिया की बात कहें या वर्ल्ड में सिनेरियो में देखें तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए ही नहीं था, ये एनिमल्स के लिए भी ऐसा प्रोविज़न किया गया था। सो दिस वाज प्रोबेबली ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म विद देयर एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस। तो ये इसलिए किया गया, संभवतः कह रहे हैं, क्योंकि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म तीसरी और चौथी शताब्दी पूर्व में काफ़ी डेवलप हो गए थे ये दोनों धर्म, और इन्होंने नॉन वायलेंस पे काफ़ी जोर दिया था। तो पशु पक्षी की भी रक्षा करनी चाहिए, उनके लिए भी हमें हॉस्पिटल्स और ट्रीटमेंट का मेथड्स हो, फैसिलिटीज़ हो। तो हमें इस चीज़ पे पता चलता है कि कब ये धर्म आए या उनका प्रैक्टिस क्या था। तो बहुत सारी चीज़ें लिटरेचर से ही पता चल जाती थी, है ना? ऐसे जैसे डेट वाइज या कोई अलग से किताब नहीं बनती थी, दूसरी किताबें बनी हैं, उसी में से कुछ ना कुछ हमें लिंक निकाल के हिस्ट्री में हमने ऐड किया। तो ऐसा हमें ये पूरा एक पढ़ने से, क्लैरिटी के साथ पढ़ने से हमें माइंड में एक कुछ पिक्चर बना। और पिक्चर के बेस पर ही मैं सबसे पहले अपना टाइटल लिखूँगा, है ना? ये टाइटल क्या हो सकता है ना? वो 4 से 5 शब्दों में टाइटल एक लिख दूँगा। और चूँकि ये एक ही हमारा पैराग्राफ है, तो एक पैराग्राफ का प्रेसी तो एक पैराग्राफ में ही लिखना चाहिए। उसने या तो टाइपिंग मिस्टेक रहा होगा नीलम का, जो 2 पैराग्राफ लिखने की कोशिश की, हो सकता है इंटर दब गया हो, वहाँ से दूसरा शुरू हो गया है। अदरवाइज़ किसी भी कंडीशन में जब एक पैराग्राफ दिया गया हो तो उसकी प्रेसी कभी भी 2 नहीं बन सकती है। मैंने बोला हूँ कि 2 पैराग्राफ में भी बात लिखी गई है, तो उसकी, चाहे वो 1 पैराग्राफ में हो या 2 पैराग्राफ में हो, उसका आंसर 1 पैराग्राफ में ही लिखना चाहिए। जब 3 पैराग्राफ बनते हैं या 4 पैराग्राफ, मतलब उनके एग्ज़ाम में दिए गए हैं, तब उसका 2 पैराग्राफ बनता है। 2 में भी एक पूरा पैराग्राफ बनता है और दूसरा उसका 1/4 बनता है। ये है, ये स्टैंडर्ड राइटिंग में आता है, प्रेसी राइटिंग के। तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। तो जो भी टाइटल आपको समझ में आया वो आपने यहाँ पे लिखा, और लिखते लिखते आपको फिर समझ में आया कि यार बात बात में जब चलना शुरू कर दे, तो मेरी तो थिंकिंग ये थी। और चूँकि माइंड की एक्टिविटी ही होती है कि पढ़ते पढ़ते सोचता है और सोचते सोचते पढ़ लेता है, या अपने ही चीज़ों को मैं फिर से इम्प्रूव कर सकता हूँ, मन में अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं, या एक दूसरे से लिंक मेरा शब्दों का जब बनता है तो मेरे थॉट्स अंदर से जनरेट होने लगते हैं, तो मैं इस टाइटल को चेंज भी कर सकता हूँ, है ना? तो इस टाइटल को चेंज हमें करने का मौका मिलता है तो मैं कर दूँ, इससे बेटर मेरे दिमाग में आया तो बेटर लिख दूँ। अब यहाँ पे मैं लिख सकता था टाइटल, मान लो कि संस्कृत ग्रामर बुक, है ना? ऐसे मेरे पढ़ते पढ़ते स्टार्टिंग में मेरे को लगा कि पाणिनि के ही बारे में लिखा गया है,
और पाणिनि संस्कृत के ही ग्रामर बुक लिखे हैं, तो संस्कृत ग्रामर बुक ऑफ पाणिनि ऐसे मैं लिख दूँ। फिर मुझे चला कि नहीं, ये तो सिर्फ पाणिनि के ही बारे में नहीं लिखा है, ये तो चरक संहिता के बारे में लिखा है, ये अलेक्जेंडर से भी बारे में लिखा है, या आगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के भी बारे में लिख रहा है। तो केवल इसके लिखने का मतलब ये पूरी बात यहाँ से यहाँ तक कवर नहीं करती है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि इंडियन लिटरेचर फुल ऑफ नॉलेज, ऐसे लिख दिए। दूसरा टाइटल मैंने इसको इम्प्रूव किया, नहीं इसे तो आधी ही बात हो जा रही है, 2-3 लाइनों में ही पाणिनि के बारे में ख़त्म हो गया, बाकी तो 8-10 लाइनें किसी और के बारे में भी लिखी। तो मैं अपने आप को ही इम्प्रूव करते जा सकता हूँ। तो हमें बिल्कुल रिजिड नहीं होना चाहिए कि नहीं जो मैंने लिख दिया है वही ठीक है। अरे हमें पढ़ते पढ़ते माइंड सपोर्ट करना चाहता है कि नहीं भाई फुल जस्टिफिकेशन करो, तो फुल जस्टिफिकेशन कर लेंगे। अब इसके साथ मैंने ये भी सजेस्ट किया है बच्चे कि आपको हिंदी में भी पढ़ना चाहिए। जब आपका टेस्ट होता है ऑलराउंडर्स का टेस्ट, उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया जाता है, लेकिन अभी इंग्लिश में इसलिए दिया जा रहा है कि अभी हिंदी हम दे देंगे तो आप हिंदी के ही पढ़ने लगते हो। हिंदी में क्या होता है बच्चे कि हिंदी में कई बार ट्रांसलेशन में कमी होती है, क्योंकि वो कहते भी हैं, चलो ये तो PC1 में ट्रांसलेशन की कमी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि PC1 बना ही है कि 95% बच्चे इंग्लिश में लिखते हैं और 5% बच्चे हिंदी में भी टाइप जिनको आती है, वो 5% बच्चे हिंदी में भी लिखते हैं। तो इसलिए इसमें अच्छा सा ट्रांसलेशन होता है। बट PC1 के अलावा जो दूसरी PCs होती हैं, उसके जो ट्रांसलेशन होते हैं वो सब स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन होते हैं, उसमें उतना हमें हिंदी का पे बिलीव नहीं करना होता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि जिन बच्चों को इंग्लिश की टाइपिंग करके ही लिखना है ये, तो वो इंग्लिश पर ही फोकस करने की कोशिश करो। इंग्लिश इम्प्रूव भी हो जाएगी, सेंटेंस भी आपको ये ग्रामर का जो पोर्शन जो गलत हो रहा है वो यहाँ से देखना। कुछ बोल रहे हो सुमित? कुछ बोल रहा है कोई बच्चा? हाँ ठीक है। तो जिन बच्चों को जैसे ग्रामर का मिस्टेक हो रहा है या कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, भाई मेरे से बन नहीं रहा है, तो देखो ना, जैसे मैं एक एक सेंटेंस को उठा के ऑपरेशन करूं कि दिस वाज प्रोबेबली ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म विद देयर एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस। ये सेंटेंस हमें बनाने तो आ रहा है ना कि दिस वाज प्रोबेबली ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो मैं ये कर रहा हूँ इंग्लिश इम्प्रूव के लिए कि दिस वाज इन्फ्लुएंस ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। मैं ऐसे कर दूँ छोटा सेंटेंस, दिस वाज इन्फ्लुएंस ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अब मैं ये एक वो लेना चाहता हूँ सेफ वर्ड कि भाई पूरा मैं इसी के ऊपर नहीं कह सकता कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का ही एक काम था, इसलिए मैं प्रोबेबली लगा दिया संभवतः। सो दिस वाज के बाद मैं प्रोबेबली कहाँ लगा दूँ? यहाँ लगा दूँ, है ना, एडजेक्टिव लगा दूँ, और फिर ड्यू टू लगा दूँ शायद इसके चलते। तो यहाँ से मेरी इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव हो रही है। कोई भी मैं सेंटेंस उठा लूँ, जो छोटे छोटे सेंटेंस हो, बड़े हैं वो भी मैं उठा सकता हूँ, जैसे दे डील विथ सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स, बाथ्स, डाइट, हाइजीन। हाँ बच्चे, तो कुछ बोला, इन्फेंट फीडिंग एंड मेडिकल एजुकेशन। तो ये भी मेरा सेंटेंस इंग्लिश का बन रहा है कि ये उसके साथ डील करता है। अब डील के साथ विथ इन्होंने प्रीपोजिशन लगाते हैं, डील विथ और डील इन होता है। तो डील विथ का मतलब कि ये सारी चीज़ों से रिलेटेड बातें कही गई है ना, और जब डील इन होगा तो बिजनेस की बातें की जाएंगी। आई डील इन फ्रूट सेलिंग, आई डील इन
मार्केटिंग, कोई ग्रोसरी शॉप की होगी ऐसे, तो थोड़े-थोड़े मेरे ग्रामर भी इम्प्रूव हो जाएँगे और सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी मुझे समझ में आने लगेगा। तो ये हमें इंग्लिश यहीं से इम्प्रूव होनी है। दीज आर बाई चरक ऑन मेडिसिन एंड सुश्रुता बॉर्न सर्जरी। ये ठीक है? तो यहाँ से भी मुझे सेंटेंस मिलना शुरू हो गए। तो इसी तरह तो मैं इम्प्रूव करूँगा। तो इसलिए मैं इंग्लिश को बिना पढ़े, बिना समझे भागूँगा नहीं कि चलो हिंदी वाला उठा लेता हूँ, वहाँ से मेरा काम हो जाएगा। वहाँ से काम समझ का तो आ जाएगा, बट लिखना तो फिर भी इंग्लिश में ही टाइप करना है ना, हिंदी में तो टाइप नहीं करना है। इसलिए हमें इंग्लिश छोड़ के भागना नहीं है। लिखो, समझो, करो, है ना? इसीलिए मैंने आपको कल का टाइम इसी का दिया है कि आप करके पाँचों के पाँचों, मतलब 5 मतलब 15, 5 डीओ लेटर के, 5 इसके ड्राफ्ट पैरा के और 5 ये प्रेसी राइटिंग, ये पाँचों मतलब 15 मॉडल कल तक आपने हमें करके भेजना है। जो नहीं किया है वो 15 करेगा, जो कर लिया है वो, जो कर लिया है वो छोड़ के बाकी नहीं किया वो सारा भेजेंगे। ठीक है? देखो, इंडिया एडवांसमेंट इन एंशिएंट एजेस, ये ऑलराउंडर्स ने टाइटल बनाया है। जब मैं पढ़ रहा था तो अभी ही मैंने आपको 2 टाइटल खुद ही मेरे बनाए, उन दोनों को मैंने चेंज कर दिया है ना। तो माइंड एक जैसा नहीं रहता है, हर समय माइंड का स्टेटस, थिंकिंग, लॉजिकल बदलते रहता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि उस समय मेरे माइंड ने क्या सोचा, मुझे उसकी कदर करनी चाहिए, है ना? प्रेजेंस ऑफ माइंड पे हमेशा विश्वास करना चाहिए। ये हमने कभी पहले का लिखा हुआ है तो वहाँ पे ये बात थी। जो भी मैं लिखता हूँ, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड में आता है वो सत्य है, उसका आदर करो, कदर करो, और ज़रूरत हो इम्प्रूव करने की तो इसको कर दो वहीं पे। कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि नहीं हम रिवाइज़ नहीं कर सकते हैं, रिवाइज़ कर भी सकते हैं, उससे बेटर थॉट आ जाए तो, है ना? तो इसको हम यहाँ से करते हैं अभी। सौरभ बच्चे, अभी ना 5 मिनट के बाद आप ज्वाइन करना, ठीक है? अभी हम PC1 में भी हैं, आप ज्वाइन करना 5 मिनट बाद, 7 बजे के आसपास, है ना? अभी थोड़ा इनका PC1 चल रहा है। ठीक है सर? ओके, गुड। ये देखो, अ, यहाँ से हमने टाइटल दिया लेकिन हमने टाइटल लिखा नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। टाइटल वर्ड यूज़ नहीं होगा, बट टाइटल लिखा ज़रूर जाएगा। अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बीच में लिखना चाहते हो तो बीच में ला दो, यहाँ पे जो सेंटर में होगा आपका। ठीक है जी? और बच्चे जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे, वो सारा का सारा नोट पैड पे करो। आप हमें भेजते हो तो या तो अपनी स्क्रीन की कॉपी फ़ोटो खींच के भेज दो, या नोट पैड में भी लिखो। एक बार स्टार्टिंग नोट पैड में लिखो, बिना नोट पैड से कोई फ़ायदा नहीं होगा, प्रैक्टिस नोट पैड में करो। हाँ, नोट पैड को जब आपका मटेरियल नोट पैड में तैयार हो जाए, तब भले उसको कॉपी करके वर्ड में भेजना चाहते हो तो वर्ड में भेज के ग्रुप में डाल दो, ताकि ग्रुप वाले भी आपको पढ़ें। क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह पे नोटपैड नहीं खुलता होगा, वर्ड में ही खुलता होगा, तो वर्ड में अपने एक बार नोटपैड लिखने के बाद वर्ड में लिख दिया करो, ताकि आपके ग्रुप मेंबर्स आपको उसको पढ़ें तो उनकी भी आंखें खुले कि ये बंदा यहाँ गलत लिखा है, या उनको ये पता चले कि मैं गलत यहाँ लिख रही हूँ, ये मुझसे बेटर लिखा है। तो एक दूसरे के प्रति कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। दूसरों की गलती से सीखना सबसे बड़ी समझदारी है। गलती दूसरा करे और मैं उससे सीखूं। देख, अब क्योंकि मेरी आंखें भी तो डेवलप हो गई हैं, मैं भी अब गलती पकड़ने लगा हूँ, तो दूसरों की गलती से पकड़ूंगा तो मुझे अपनी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो ये बेनिफिट्स आपको ग्रुप से ही मिलते हैं, तो आपने ग्रुप में भेजना है। ठीक है? ओके। देखो ये क्या कह रहा है, हमने टाइटल लिख दिया। पार्नी रोट हिज ग्रेट ग्रामर ऑफ संस्कृत इन 16th century BC। देखो ये जो स्टार्टिंग इसकी थी, देखो इसमें कहीं पार्नी वर्ड पहले नहीं आया था, है ना? तो जब पार्नी वर्ड पहले नहीं आया है, इधर कहीं पार्नी वर्ड आया है,
और 6th और 7th सेंचुरी ऐसे आया है। तो देखो हमने उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके तो लिख दिया, तो मेरे शब्द हो गए ना। हमारा होता क्या है, प्रेसी राइटिंग की सबसे ब्यूटी होती क्या है कि हम अपने से कुछ नहीं लिखते हैं, हम कुछ नहीं लिखते हैं अपने से। जो लिखा गया होता है थीम, जो पैसेज में, उसी पैसेज को हमें उठाना होता है, लेकिन शब्द हमारे होते हैं, उसी की कीमत होती है, उसी से एग्जामिनर खुश होता है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि 6th सेंचुरी बीसी में पाणिनि लिखा है तो मैं 7th सेंचुरी लिख दूं या 5th सेंचुरी लिख दूं, नहीं, हम भी 6th सेंचुरी ही लिख रहे हैं, बट हम स्टार्टिंग पाणिनि को यहाँ से कर दिए, उन्होंने बीच से किया था, नहीं। तो इस और हमारा सेंटेंस भी सिंपल बन गया, कोई लंबा ज़्यादा बना ही नहीं कि पाणिनि रोट हिज ग्रेट ग्रामर ऑफ संस्कृत इन 6th सेंचुरी बीसी। बस देखो कितना सिंपल सेंटेंस बना और सही बन गया। दिस ग्रामर इज द स्टैंडर्ड ऑफ ग्रामर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। देखो कितना छोटा छोटा सेंटेंस बन रहा है, और पाणिनि के बारे में उसने 4-5 लाइन लिखा है, तो हमने भी पाणिनि के बारे में 2-3 लाइन लिख के अपने को संक्षेप में कर रहे हैं। अब फिर वो पाणिनि की बजाय फिर कहीं और चला गया कि ग्रीक मैथोलॉजी के साथ जुड़ा, एस्ट्रोलॉजी बना, हम भी शुरू कर दिए। फिर उसने चरक के बारे में लिखा, हम भी चरक के बारे में लिखे। फिर हमने कुछ किताबें उनकी ही बातों को चुराना शुरू कर दिया कि सर्जरी या ऑब्स्टेट्री या हाइजीन या मेडिकल एजुकेशन के बारे में उन्होंने लिखा, हमने भी लिख दिया। अब उन्होंने बहुत सारे डिजीज लिखी थी, हमने बहुत सारे नहीं लिखे, हमने सर्जरी के बारे में लिख दिया। हमने लास्ट में चलते चलते बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में भी लिख दिया। अब इसमें हमने प्रोबेबली वगैरह वर्ड नहीं लिख के थोड़ा सा दूसरे सेंटेंस के साथ शुरू कर दिया। तो अब ये एग्जामिनर जो होगा वो खुश होगा कि देखो कोई भी बात इसने ऐसी नहीं लिखी है जो कंट्राडिक्टरी हो। कंट्राडिक्टरी का मतलब कि ऊपर जो बात कही गई है वही बात को तो ये लिख रहा है। अब ये उन्होंने लिखा था कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के चलते 3री और 4थी शताब्दी में बीसी में हॉस्पिटल्स एनिमल्स के लिए भी खोले जा रहे थे, तो हमने भी उसी को लिख दिया। लेकिन उनका देखो सेंटेंस का तरीका कैसा है ना। उनका तरीका देखो, दोनों एक ही साथ कंपैरिजन कर लो। दिस वाज प्रोबेबली ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ जैनिज्म बुद्धिज्म विद देयर एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस। और इससे पहले यहाँ पे था 3rd and 4th 20 ये वाली बात। देखो 2 लाइनों को हमने एक लाइन में लिखा है, देख रहे हो हमारा। अभी तो हमारी प्रेसी बनेगी, नहीं तो हमारी प्रेसी तो उन्हीं की बातों को लिख जाएंगे। हमें तो जब हम प्रेसी राइटिंग लिखते हैं तो हमें कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं लगता है कि जो फिजूल में लिखा गया हो, लगता है सब सही लिखा गया, सब सही लिखा है, सभी को कॉपी पेस्ट कर देंगे। जब सभी को कॉपी पेस्ट करने लगेंगे बच्चे, तो आपका 1/3 कहाँ से बनेगा, बनेगा ही नहीं। तो 1/3 बनाने के लिए हमें कुछ लाइनों को क्लब करना पड़ेगा, कुछ सेंटेंस को ओमिट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसका भाव न छूटे। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। फैक्ट्स एंड फिगर्स 3री और 4थी शताब्दी है, 6ठी शताब्दी है, ये सब हम चेंज नहीं कर सकते। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी लेना है, जो नाम है, जो काम है, वो भी हमें लेना है ना। अब अलेक्जेंडर वगैरह का बहुत ज़्यादा आगे बातें लिखी नहीं है, तो इसलिए अलेक्जेंडर को हमने नहीं लिखा है। चरक के बारे में लिखा है तो मैं चरक के बारे में लिख दिया। चरक ने क्या क्या चीज़ें कवर की अपनी किताबों में, इसलिए हमने कवर कर दी। लास्ट 2 लाइनों को एक बार इसमें लिखा था, फिर इसलिए लिखा था, हमने दोनों को क्लब कर दिया। ठीक है ना बच्चे। तो इस तरह करते हुए हमारा पूरा 1/3 भी हो जाता है, हमारे अपने शब्द भी इसमें जुड़ जाते हैं, नहीं, और हमारा मीनिंग जो है वही निकल के आता है जो अंदर लिखा गया है। जैसे आपको चीज़ें इधर से मैंने आपको दिया था, मैंने मान लो 3 लीटर दूध दिया था, आपने बच्चे हमें 1 लीटर दूध उसमें से निकाल के दे दिया, है ना। अब 1 लीटर दूध इसी से है, तो इस जो स्वाद इसका रहेगा वो स्वाद इसका भी तो रहेगा। अब मैं 1 लीटर दूध इसमें से आप दे रहे हैं पानी मिला मिला के, तो कहाँ स्वादिष्ट दूध का आएगा, नहीं आएगा ना। मतलब डेविएशन हो जाएगा, और आपको डेविएशन नहीं करना है। यही तो हम सीख रहे हैं। जब भी प्रेसी राइटिंग लिखें, अपने शब्दों से स्टार्टिंग ज़रूर करें, नहीं
तो देखना जब आप लोग टेस्ट दोगे, और मैंने टेस्ट को बताया हुआ है कि 60% से कम नंबर लाने पे पेनल्टी लगती है, फाइन लगती है। तो यही मैं सबसे पहले खुद वही चेक करता हूँ जो एग्जामिनर चेक करना चाहते हैं। यदि स्टार्टिंग की लाइन और एंड की लाइन यदि आपकी अपनी नहीं होगी, तो मैं आपका नंबर कम करूँगा, ये ध्यान रखना। तो आपको ये गांठ बांधनी है कि भाई स्टार्टिंग और एंड मेरे खुद के शब्द हों। मैं इतने शब्दों में गरीब नहीं हूँ कि मुझे कुछ शब्द ही पता नहीं चलता है। मैं पहले भी बताया, क्योंकि कल सिर्फ क्लास रिवीजन की ही हम करेंगे। रिवीजन इन द सेंस कि आपने सारे के सारे 15 के 15, 5 डीओ और 5 ड्राफ्ट पैरा और 5 रेसी राइटिंग, जो नहीं लिखे हैं वो पूरा कंप्लीट करेंगे, जो लिख दिए हैं वो जो लिख दिए हैं वो लिखा हुआ छोड़ के, जो नहीं लिखे हैं वो कंप्लीट करके कल तक ज़रूर भेज देंगे। और क्लास में सभी की अपनी अपनी जो भी कमजोरी रह गई है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपको डिस्कशन से फ़ायदा ज़्यादा होता है ना बच्चे, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। जब तक लिखते नहीं हो प्रैक्टिकल नहीं बनता। लिख देंगे तो आपका माइंड काम करेगा, आपकी बुद्धि काम करेगी, और आपका चीज़ों को जो ऑपरेशन होगा उसमें कमी कमजोरी निकाली जाएगी, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगी, वो आपको बहुत दूर तक इफ़ेक्ट करेगी, है ना। तब आपके एग्ज़ाम में गलतियाँ नहीं होंगी। ठीक है, तो आपका तीसरा भी हो गया ये। चौथा और पांचवा अपने से कर लेना, है ना। और करके लिखना तो तीसरा और चौथा भी है, करके लिख के मुझे बताना, ग्रुप में